सर आपका शुभ नाम? शबीद जरगर। शबीद सर, धारा 370 हटे हुए 3 साल होने वाले हैं, तो कश्मीर की क्या स्थिति है अब? कश्मीर बिल्कुल खुश है। कश्मीरी एक खुशी की खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है और अपने काम में मगन है। अपना काम करता है, सुबह निकलता है, शाम को घर खुशी खुशी वापस लौटता है। आज कोई परेशानी नहीं है, किसी का कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। 3 सालों में कितना परिवर्तन आया? देखिए 3 सालों में तो इतना परिवर्तन आया जितना आपने 30 साल में जो आप जिस अजाब में आप मुब्तला थे, जो अजाब आप पे गुजर रहा था, 3 साल में सारे अजाब हमें लगता है कि 90% ख़त्म हो गए। आज एक इंसान सुबह जब काम से निकलता है खुशी खुशी निकलता है, कोई डर नहीं होता है उसको, किसी हड़ताल का डर नहीं होता है, कोई स्टून पेल्टिंग का डर नहीं होता है। पहले क्या स्थिति होती? पहले जब इंसान सुबह घर से निकलता था, शाम को उसको पता नहीं होता था मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ, ज़िंदा लौटूँ कि नहीं लौटूँ, मेरी टांग वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी, मेरी आंख वापस आएगी कि नहीं आएगी। और आज जब निकलता है तो उसे पता होता है कि मैं सुबह निकलता हूँ, मैं एक सुबह काम से निकलता हूँ, शाम को अपनी फैमिली में पीसफुल वापस घर आ सकता हूँ, सेफ घर वापस आ सकता हूँ। आप कश्मीर में किस जगह रहते हैं? मैं कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में रहता हूँ। वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए कुपवाड़ा तो पहले से ही खुश अमन एक डिस्ट्रिक्ट था और आज भी है। और सुरक्षा बलों को लेकर किस तरह की? देखिए सुरक्षा बल अगर नहीं होते तो पता नहीं हमारी क्या हालत होती। नहीं, एक नैरेटिव सेट किया जाता था ना कि सुरक्षा बलों को लेकर। देखिए अगर आप कुपवाड़ा की बात करते हैं तो कुपवाड़ा में पहले से ही सुरक्षा बल जो है उनके साथ एक अच्छा हमारा व्यवहार था और उनका भी हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार था। तो बीच बीच में कुछ ऐसा वैसा चलता था, पर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कुपवाड़ा सुरक्षा बलों से खुश है। अलगाववादी नेता और जैसे महबूब मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार चाहता था कि 370 ना हटे, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए आप ये उमर अब्दुल्ला और ये मुफ्ती ख़ानदान को बार बार बीच में क्यों लाते हैं? कश्मीरियों ने उनको रिजेक्ट किया है। कश्मीरियों को पता चला है कि ये लोग सिर्फ एक ऐसा बिजनेस चलाते थे जिसमें ये हमारे जवानों का, हमारी महिलाओं का खून चूस कर अपनी रोटियां सीखते थे। तो आप उन लोगों को अब बार बार लाना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छा काम है। सर वो दिल्ली जाकर नैरेटिव सेट करते थे कि कश्मीर में अभी हालात बेकार हुए हैं। देखिए वहाँ उनके बाप दादा रहते हैं, वहाँ उनके पाँव ना पड़े तो यहाँ किसके पाँव पड़े? यहाँ उनको कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ कोई उनका मानता है तो यहाँ उनकी लाज थोड़ी सी रहती है। अदरवाइज उनको जो है लोगों ने रिजेक्ट किया है, दे आर इन रिजेक्शन लिस्ट। और वो सर एक बात और बोलते थे कि बिना पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान की हस्तक्षेप? देखिए इसको बोलते हैं पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। देखिए पाकिस्तान का बीच में लाना उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। जब यहाँ कांग्रेस सरकार थी हिंदुस्तान में तो वो कांग्रेस को डरा धमका के अपनी रोटियां सीखते थे। तो पाकिस्तान की धमकी देकर वो बोलते थे कि पाकिस्तान बीच में ना आए तो कोई बात नहीं होगी। अभी इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कोई पाकिस्तान बीच में नहीं आया, कोई अमेरिका बीच में नहीं आया। जो निर्णय लेना था, जो फैसला होना था वो हो गया, और एक बार हो गया तो अब कोई बीच में नहीं आता है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती है बात करने की। अभी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनको भी ज़मीन बोझ कर देंगे। हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स और हमारा पुलिस जो जेके पुलिस है यहाँ काम कर रही है इस मुद्दे पर, और आप जल्दी देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल आपको ज़ीरो किलिंग जो है ज़ीरो तक हम पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। एक बात और बोलते थे कि ये यूथ को जो है पत्थरबाजी में व्यस्त कराया जाता था, अब यूथ की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए जो यूथ पहले इन पार्टियों के साथ मुंसलिक था उनका एक बहुत बड़ा इशू था। अगर हम एनसी के साथ ज्वाइन ना करें तो एनसी वाला शाम को पुलिस को हमारा नाम देता था, पीडीपी के साथ ज्वाइन ना करे तो पीडीपी वाला हमारा शाम को नाम देता था, किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन ना करे तो वो हमारा नाम, किसी भी यूथ का नाम देता था। तो उनकी एक मजबूरी थी किसी न किसी पार्टी के साथ अपने आप को एफिलेटेड करने की, तो उस वजह से वो लोग उनके साथ एफिलेटेड है। और जब से 370 ख़त्म हुआ है, अब मुझे बताइए कौन सा युवा, कौन सा नौजवान किस पार्टी के साथ आजकल जाता है? किसी जलसे में नहीं जाता है। आप मुझे बताइए कौन सा जलसा कर पाते हैं, कौन सी रैली कर पाते हैं यार? ये लोग तो अपने एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब एक दूसरे के साथ आप देख रहे हैं कि पीडीपी के जितने भी मंत्री थे, जितने भी लीडर्स थे, अब वो निकल चुके हैं पार्टी से, किसी दूसरी पार्टी में गए हैं। एनसी के लोग थे वो किसी दूसरी पार्टी में गए हैं, क्योंकि अब ये एक दूसरे के नहीं रहे, ये बिखर गए हैं। अब थोड़ा और बिखरने की ज़रूरत है इनको, तो फिर इनका नामो निशान नहीं रहेगा। 30 साल से यूथ जो है वो पत्थरबाजी में व्यस्त कर रखा था, तो अब 3 सालों में अब वो यूथ कहाँ चला गया?
देखिए, और जैसे राष्ट्रपति शासन लगाया तो गवर्नमेंट ने क्या कराया? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया। जब से 370 खत्म हुआ, यूथ को कहीं ना कहीं अटैच, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश की, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थी, चाहे वो और कोई काम है, चाहे लोन है, जो भी सेंटर स्पॉन्सर, जो भी सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ने यहाँ किया वो सिर्फ यूथ के लिए किया। क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ के यूथ के पास कोई काम नहीं होता था और वो सिर्फ इन्हीं MLAs, इन्हीं मिनिस्टर्स पर निर्भर था और इनके कहने पर वो कुछ भी करते थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे और इनको पैसा मिलता था, चाहे हुर्रियत वाले देते थे, चाहे यहाँ के लोकल पार्टियाँ जो है वो देते थे और ये उनका काम निकलता था। क्योंकि उनकी एक मजबूरी थी, स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व होने की उनकी एक मजबूरी थी। और जब से 370 खत्म हुआ है, इनका वजूद खत्म हुआ है। देखिए, जब से PDP, NC, PC और ये क्या नाम है इनका, हुर्रियत वाले जब से दफन हुए हैं, आप देख रहे हैं कि कोई भी जवान स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उनको प्रवोक करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उनको आज आज उनको पता है कि आज हमारे पास रोजगार के वसाइल है। चलो मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपको पैसा कम मिलता है, पर रोजगार के वसाइल है, वो लोग बिजी है। अब उनका दिमाग ये नहीं बोलता है दिन भर कि मैं शाम को स्टून कहाँ से कहाँ पत्थर चलाऊं। अब उनका ये नहीं है कि शाम को कहाँ हम किसके साथ मीटिंग करें। आज उनका एक ही मोटिव है कि हम डेवलपमेंट कैसे करें, अपने आप की, अपने घर की। क्योंकि डेवलप वही होता है जो पहले अपने आप की डेवलपमेंट करें। तो ये लोग अपने आप की डेवलपमेंट करते हैं। यूथ आज एंगेज हो रहा है, यूथ आज एम्प्लॉयड हो रहा है। आज इनके पास ऐसा कोई मामला, देखिए सरकार के पास इतने वसाइल तो नहीं है सबको नौकरी दे सकते हैं, पर इतनी स्कीम्स है कि कश्मीरी नौजवान अगर चाहे कि कोई भी नौजवान जो है वो बेकार नहीं रह सकता है, उसके पास रोजगार के वसाइल है, वो रोजगार कमा सकता है। सर, और एक बात और ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, इस तरीके से भड़काया जाता है कि भारत का झंडा नहीं उठाना, भारत माता की जय ना बोलना, इस पे यहाँ कश्मीरी यूथ किस तरीके से? देखिए, बिजनेस तो यही है ना, पॉलिटिकल बिजनेस जो है वो यही है। महबूबा जी, आप भी एक एज ए मुस्लिम होकर क्या सोचते हैं? आप मेरी बात सुनिए ना, जब यहाँ 15 अगस्त हुआ करता था तो महबूबा जी और फारूक साहब झंडा ऊंचा करते थे, तिरंगा ऊंचा करते थे। लोगों को, जो लोगों के पास जाते थे तो उनको बोलते थे तिरंगा ऊपर नहीं करना है, इसको नहीं चढ़ाना है। हुर्रियत वाले अगर आप देखेंगे तो हुर्रियत वाले तो उससे बदतर कर रहे थे। अब हुर्रियत वालों का नाम निशान नहीं रहा है, क्योंकि हम उनका नाम लेना तो बिल्कुल फजूल में है। और ये लोग जो है, ये लोग तिरंगा उठाते थे, पर लोगों के दिलों में एक डर सा कायम कर रहे थे ये लोग। कभी मिलिटेंसी का, कभी अपने आप का, कभी हिंदुस्तान से इनकी नफरत हम कश्मीरियों के जवानों में भड़काते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जवान को पता चला है कि हमारा निशान एक है, झंडा एक है, तो हम किसी और की बातों में क्यों आए। आज आप देखेंगे, आज नौजवान, आज FB चेक कीजिए, आप व्हाट्सएप चेक कीजिए, आप देखिए आजकल के नौजवान खुद अपने व्हाट्सएप पे तिरंगा लिए बैठे हैं, अपने फेसबुक पे खुद DP उन्होंने अब ये तिरंगा लिया है। अब कोई उनको प्रवोक नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप पहले देखिए, यहाँ जब कोई पुलिस वाला हमारा शहीद होता था तो उसके जनाजे में कोई जाता नहीं था। आज अगर पुलिस वाला कोई शहीद होता है तो उसके जनाजे में लाखों लोग जाते हैं। पहले जब यहाँ मिलिटेंट मारा जाता था तो उसके जनाजे में लाखों लोग होते थे। आज जब मिलिटेंट मारा जाता है तो उसे उठाने वाला कोई नहीं होता है। अब ये जो ये चेंज आई है, ये 370 हटने के बाद ही आई है। डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोथर महराज है। आप कश्मीर में किस जगह रहते हैं? मैं बांडीपुरा ज़िला में नज़बत सुंबल गांव है, वहीं पे रहता हूँ। 370 हटने के बाद कितना परिवर्तन आया सर, बताइए थोड़ा। देखिए, 370 हटने के बाद अगर किसी की दुकानें बंद हो गई है, वो इन पार्टियों की हो गई है, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया था। ये 370 की आड़ में कश्मीर को लूट रहे थे। परिवर्तन, सारा तो परिवर्तन ही है। अब कितना गिनाऊं? ये गिनाऊं कि हमारे नौजवान अब आंखों के रोशनी नहीं चली जाती है। मैं ये बोलूं कि अब डेवलपमेंट हो रही है। मैं ये बोलूं कि अब किसी बेगुनाह को जेल नहीं होती है। मैं ये बोलूं कि मेरे जैसे नौजवान को सियासत में आगे बढ़ने नहीं देते थे। मैं ये बोलूं कि आज अगर मैं रोल मॉडल सरपंच हूं तो ये 370 के बाद है। ये कुछ सियासत खानदान जिसमें सजाद लोन बाप हुर्रियत के साथ, दूसरा भाई हुर्रियत के साथ, खुद इंडियन पॉलिटिक्स में पहले मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, उस नाम पे मिनिस्ट्री ली, फिर PhD के साथ गया और आज बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने के लिए। और महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, लाखों नौजवान इधर पढ़े लिखे जो बैंक में नौकरी करना चाहते और वो एलिजिबल है
और यही महबूबा मुफ्ती इसने 1200 अपनी हुकूमत में लगाए, खाली अपने वर्कर्स के, अपने लीडर्स के पैसे लेकर। ये चीज़ें, ये दुकानें बंद हो गई 370 हटने के बाद। अब हमारे नौजवान का खेल का पैसा अब नहीं लूटा जा रहा है। जो फारूक अब्दुल्ला ने 90 करोड़ रुपया लूट के ले गए, जहाँ से मेरा नौजवान IPL में अभी होता, इंडियन टीम में होता, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो पैसे थे।